घर के बगल में एक खाली जमीन थी। वहाँ गरीब बहू अनामिका उदास होकर बैठी हुई थी और उधर सासू माँ शारदा टोकरी में लाल मिट्टी भर के उठाकर अनामिका के पास ला रही थी, क्योंकि वो बहुत भारी था और वास्तव में कठिन था उसको सर से नीचे उतारना। इसीलिए वो बहू को आवाज लगाती है, बहू इधर आना जरा, ये मिट्टी की टोकरी बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं उतार सकती, थोड़ी मदद कर दो। जब वो इस तरह से बार बार बहू से कह रही थी, फिर भी बहू के कानों में जू नहीं रेंगे। उसे सास के आने का आभास तक नहीं हुआ। अरे बहू, सुन नहीं पा रही हो क्या? मिट्टी डाल ली हो क्या अपने कानों में? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, जवाब नहीं दे रही हो। ऐसी क्या गहराई से तुम सोची जा रही हो? शारदा इस तरह कहती है। फिर भी अनामिका को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शारदा को देख ही नहीं रही थी। ठीक उसी वक्त सास बहू के पास प्रसाद आते हैं। उन्होंने देखा शारदा सर पे वजन रख के बहुत संघर्ष कर रही है। जल्दी से उन्होंने शारदा के सर से मिट्टी की टोकरी नीचे उतारने में मदद की। तब जाके शारदा को राहत मिली। एक गहरी सांस लेते हुए शारदा कहने लगी, बाप रे, ये टोकरी सर से नीचे उतरी तो लग रहा है कि कोई पहाड़ सर से नीचे उतरा। नहीं तो क्या, पहाड़ सर पे उठा के तुम बोनी बन जाती शारदा। प्रसाद के इस तरह से व्यंग करने पे शारदा प्रसाद को गुस्से से देखने लगती है। आप अपना मुंह बंद किए बिना नहीं रह सकते क्या? आपको नहीं, बहू से पूछना पड़ेगा आखिर में उसे हुआ क्या। इस दुनिया में तो है, पर कुछ भी कह रही हो जवाब नहीं दे रही है। इस तरह कहकर वो पास के जलाशय से जग में पानी भर के लाके अनामिका के चेहरे पे छींटे मारती है। पानी छिड़कते ही अनामिका चौंक कर उन्हें देखने लगी। सासू माँ के हाथों में पानी का जग और ससुर जी को मुस्कुराते हुए देखकर वो कहने लगी, अरे रे माँ जी, क्या हो गया अचानक से? मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क रही है। शुक्र मनाओ कि मिट्टी का तेल नहीं छिड़का। मैं मिट्टी की टोकरी लेकर कब से खड़ी हूँ, तुमसे मदद मांग रही हूँ, पर पता नहीं तुम ऐसी क्या गहरी सोच में खोई हुई हो। मैं और क्या ही सोचूंगी माँ जी। क्यों नहीं सोचोगी बहू, तुम्हें तो ज्यादा सोचना चाहिए। तुम्हारे मिट्टी के घड़े बिक नहीं रहे हैं, तुम्हारी कमाई नहीं हो रही है, ऊपर से हमारे पास कमाने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं। तब तक शारदा पानी के जग को जलाशय के पास जाती है और रख देती है। फिर अनामिका के पास लौट आती है। तब तक प्रसाद कहने लगते हैं, बाप बेटा सास बहू हम सब एक साथ घर पर ही मिट्टी के घड़े बनाते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तुम यही सोच रही हो ना बहू? प्रसाद के ऐसे कहने पर अनामिका रोने लगती है और बहुत दुखी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा पिताजी आपने, घड़े बनाकर हम उसे ठेले में रखकर पूरा गांव घूम घूम के बेचते हैं, फिर भी वो ठीक से नहीं बिकते। अगर गांव के बाजार में ले जाकर सारे घड़े नीचे रखकर भी बेचे तो भी बस एक ही दो बिकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे गरीब लोग घड़ा बेचकर अपना गुजारा कैसे करेंगे? अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा और प्रसाद भी कुछ समझ नहीं पाते कि वो अनामिका से क्या कहेंगे। वो दोनों चुप हो जाते हैं। तब तक अनामिका के पति रमेश गांव जाने के लिए तैयार होके उनके पास आता है। अनामिका, अगर तुम कुछ पैसे दोगी तो मैं गांव जाके बच्चों को भाई के घर से लेकर आऊंगा। उनकी गर्मियों की छुट्टियां भी अब खत्म होने वाली है। किचन में जाके देखिए, मसाले के डब्बे में बस उतने ही पैसे बचे हैं। जितनी जरूरत उतने पैसे लेकर जाइए, बच्चों को लेकर आइए। जिए या मरे, कम से कम बच्चे हमारे साथ होने चाहिए। वो कही, फिर वो घड़ा बनाने में लग गई। रमेश किछु ना बोले রান্নাঘরে যায়। সেখানে প্রয়োজন মতন টাকা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। फिर अपने माँ पिताजी से कहकर वो बच्चों को लेने के लिए गांव चला जाता है। इस तरह 2 दिन निकल गए। हरीश और भव्या के घर लौट आने से घर हंसी मजाक से भर उठा। फिर एक दिन अनामिका जब आंगन झाड़ू लगा के उसमें रंगोली डाल रही थी, भव्या आके कहती है, माँ मेरे मन में एक सवाल है, आपको उसका जवाब देना होगा। अगर मेरी परी मुझसे सवाल पूछे तो बिना जवाब देके कैसे रह सकती हूँ? बताओ मेरा बच्चा, क्या मन में सवाल है? बिना रंगोली का आंगन कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा बेटा। अगर हमारे घर के प्रवेश द्वार पे हम फूल ना लगाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल खराब, एकदम अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना भव्या, पर ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? बताती हूँ माँ, एक बार तुम मेरे साथ आओ ना। ऐसा कहकर अनामिका का हाथ पकड़ के घड़ों के पास ले जाती है भव्या। हम आंगन में रंगोली देते हैं तो आंगन कितना सुंदर दिखता है। दरवाजे पे आम पत्ता फूल लगाने से दरवाजा कितना सुंदर दिखता है। पर देखो इन घड़ों को एक बार। भव्या के कहने पर वो घड़ों को देखने लगती है।
हर दिन वो घड़ों को देखती थी पर ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। फिर वो भव्या को देखने लगी। आपने देखा घड़ों को? बिना रंगोली, बिना सजावट के ये कितने खाली दिख रहे हैं। इसीलिए तो सजाना चाहिए। अच्छे से सजावट होगी तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। भव्या की बातें सुन के अनामिका सोचने लगती है। फिर उसे एक बहुत अच्छी तरकीब आती है। साधारण घड़े कोई खरीद नहीं रहे हैं, अब मैं इन्हें तरह तरह के डिजाइन से अच्छे से सजाऊंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इतने अच्छे से रंगोली के डिजाइन से मैं इसे सजाऊंगी ताकि ये हर शुभ काम में अच्छे से इस्तेमाल हो सके। इस तरह सोचती है और फिर अपनी बेटी भव्या को चूम लेती है। भव्या भी खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती है। अनामिका भी देर किए बिना अलग अलग रंग ले आके घड़ों पर तरह तरह के डिजाइन बनाने लगती है। शुभ काम के लिए घड़ों को रंग करके वो तैयार कर लेती है। अब वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन खूबसूरत घड़ों को देखकर अनामिका बहुत उत्साहित हो जाती है। माँ जी, रास्ते के किनारे में रखे इन घड़ों को हम बेच सकते हैं। कह सकते हैं घड़ा ले लो बाबू, घड़ा ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगा घड़ा ले लो। चाहे शादी हो या त्योहार हो, दूध के लिए हो या फिर पानी के लिए हो, आप ये सुंदर घड़े को ले जाओ। इस तरह कहकर हम इन घड़ों को बेच सकते हैं ना? इस तरह कहती है। शारदा भी घड़ों को देखने लगती है। अनामिका शारदा की परिस्थिति समझ जाती है। अनामिका एक बड़े से कार्डबोर्ड पे पूरी बात लिख देती है। फिर उस कार्डबोर्ड को एक छड़ी के साथ बांध के शारदा को दे देती है। उस दिन से शारदा उस बोर्ड को पकड़ के बहू के द्वारा बनाए गए उन मॉडर्न घड़ों को सड़क किनारे बेचने लगती है। और परिकल्पना के अनुसार अनामिका कुछ घड़ों को ठेले में रख के गली गली घूमकर बेचने लगती है। महिलाओं के लिए खुशखबरी, घड़ा ले लो, घड़ा, तरह तरह के घड़ा, शादी के लिए, त्योहार के लिए, सुंदर सा दूध उबालने के लिए। आइए बाबू आइए, हर मौसम हर त्योहार के लिए घड़े ले जाइए, सुंदर सुंदर घड़े। इस तरह से कहने पे शारदा के पास, अनामिका के पास आकर लोग घड़ा खरीद के ले जाने लगते हैं। शारदा और अनामिका ढेर सारे पैसे कमाती है और उन पैसों से हरीश और भव्या की अच्छे से देखभाल करने लगती है। संतोषम टीवी ऑफिस में प्रोग्राम डायरेक्टर विभूषण अपने कैबिन में गए। तभी वहाँ रिपोर्टर कार्तिका आती है। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया था। वेरी गुड मॉर्निंग कार्तिका, तुम्हें एक बार मंदारपल्ली गांव में जाना पड़ेगा। मंदारपल्ली? वो कहाँ है सर? तुम्हें पद्मापल्ली गांव पता है? वो गांव किसे नहीं पता है सर, अचार के लिए फेमस है ना। उसी अचार वाले गांव का नाम है मंदारपल्ली। वहाँ के लोग अचार बना के उसी गांव के नाम में बेचा करते हैं। अब तुम्हें उस गांव में जाना पड़ेगा। उस गांव का नाम अचार के नाम पे क्यों पड़ा? इतना अचार वहाँ पे कौन बनाता है? किस तरह के अचार वहाँ पे बनाए जाते हैं? वो अचार कहाँ भेजा जाता है? जिन्होंने अचार बनाना शुरू किया था उनका इतिहास क्या है? यही सब पता करके आना होगा ना सर। हाँ, इसीलिए कार्तिका, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा है। तुम एकदम सुपर फास्ट काम करती हो, फिर देर किस बात की? जाओ जाके काम शुरू करो। उनकी बातें सुन के कार्तिका हंसते हुए उनके कैबिन से बाहर निकल के आके अपने चेयर पे जाके बैठ जाती है। फिर कैमरामैन शेखर कैमरा लेकर कार्तिका के पास आकर बातचीत करता है और फिर दोनों ऑटो लेकर बस स्टैंड की तरफ चले जाते हैं। उस बस पे चढ़ते हैं जहाँ अचार वाला गाँव का नाम लिखा हुआ था और अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। कुछ ही समय में बस वहाँ से निकल जाती है। थोड़ा वक्त निकलने के बाद बस पद्मापल्ली गाँव पहुँच जाती है। साइकिल से एक आदमी जा रहा था, उन्हें ये रोकते हैं। यहाँ पे जो अचार का व्यापार करते हैं उनसे आप मिलवा सकते हैं क्या? इसमें कहने की क्या बात है, आइए मैं दिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो उन्हें एक घर पे ले जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, यही कि यहाँ पे हर तरह के अचार बनते हैं और मिलते भी हैं। उस घर के अंदर एकदम सीधी सादी सासू माँ शारदा और बहू अनामिका बैठकर आम काट रही थी। माँ जी, आपके रिश्तेदार आए हैं, कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। शारदा और अनामिका शेखर और कार्तिका के पास आती है। सास बहू को देखकर शेखर और कार्तिका नमस्ते कहते हैं। सास बहू भी बदले में नमस्ते कहती है। बहू, जाके चेयर ले आओ। शारदा के कहने पर अनामिका कुर्सी लाके देती है। शारदा, कार्तिका और शेखर आकर चेयर पे बैठते हैं। कार्तिका अपना परिचय देते हुए वहाँ पे क्यों आई है वो भी बताती है। शेखर कैमरा सेट करने में लग जाता है। बताती हूँ बेटा, हमारा गांव क्यों प्रसिद्ध हुआ
और क्यों इस गांव का नाम अचार के नाम पे पड़ा। इतना कहकर शारदा आप बीती बातें बताने लगती है। अतीत में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस पुराने से मिट्टी के घर में शारदा और अनामिका फटी और सीली हुई साड़ियाँ पहनती थी और चटाई पर बैठकर आम काटा करती थी। घर के अंदर ही दूसरे कोने में रमेश अपने बच्चे हरीश और भाव्या को पढ़ा रहा होता है। ठीक उसी वक्त प्रसाद एक थैले में किराने का सामान लेकर घर आता है। जो कहा था वो बातें याद है ना? आज मजदूरी का काम नहीं मिला, तुम्हारी वजह से पैदल चल के 1 किलोमीटर जाके सामान ले आया। ये सब की क्या जरूरत थी? अचार बनाने के लिए, और क्या। हम पहले से ही बहुत गरीब है, कभी काम है कभी नहीं है, पैसे भी मिलते नहीं, सब्जी भी बहुत महंगे हैं, इसीलिए अचार से हम खाना तो खा सकते हैं। हाँ पिताजी, अगर टमाटर इमली का झोल बना ले और थोड़ा अचार रहे तो हमें सब्जी की भी जरूरत नहीं। हम सारा खाना बिना सब्जी के ही आराम से खा सकते हैं ना। उनकी बातें सुन के प्रसाद बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और जाकर बच्चों के पास बैठ जाते हैं। सास बहू बातचीत करते करते अचार लगाने लगती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। सास बहू बाप बेटा सभी काम पे जाते थे, जब नहीं जाते थे घर पे रहते थे, बच्चों का देखभाल करते थे और जो कुछ बनता था अचार के साथ खा के अपना गुजारा कर रहे थे। फिर एक दिन शारदा अनामिका मजदूरी के काम के लिए गई। वहाँ पे जो उन्होंने अपने साथ अचार ले गई थी उसी से खाने लगी। वहाँ पे बाकी मजदूर भी थे। उन्होंने शारदा का बनाया वो अचार चखते हैं। अरे शारदा चाची, आपका आम का अचार तो बड़ा अच्छा है। हाँ शारदा चाची, सच में ये अचार बहुत स्वादिष्ट है। क्यों नहीं होगा अच्छा स्वाद, मेरी सासू माँ बनाई है। जो भी अचार मेरी सासू माँ बनाती है बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। एक बार जो इसका स्वाद ले ले, बार बार उसे खाने का ही मन करे। बहुत हुआ, यह सब तुम्हारा प्यार है। बहन, दिल से कह रहा हूँ, तुम और अनामिका ये सब काम छोड़ के अचार का व्यापार करो, देखो बहुत मुनाफा होगा। राजन की ऐसी बातें सुन के शारदा और अनामिका बहुत खुश होती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अचानक सास बहू बाप बेटे को काम मिलना बंद हो गया। उन्हें बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी होने लगी। सभी का चेहरा उदास और दुखी। तब अनामिका कहती है, माँ जी, याद है आपको राजन चाचा ने कहा था कि हम अचार का व्यापार कर सकते हैं, फिर हमें ये मजदूरी का काम करना नहीं होगा। ऊपर से उल्टा ऐसा होगा, हम कई लोगों को काम दे पाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा है बहू, पर उसके लिए भी तो हमें पैसे चाहिए। वो पैसे हमें कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए हमारे पास कुछ सोना है ना माँ जी, उसे हम गिरवी रख देते हैं। उन पैसों से पहले हम 2 तरह के अचार बना के बेचेंगे, फिर जब उससे पैसे आने लगेंगे हम और अचार बना लेंगे। अनामिका के बातें शारदा को अच्छी लगती है, इसीलिए वो अपना मंजूरी दे देती है। फिर सास बहू मिलके टमाटर का अचार और लाल मिर्च का अचार बना के वो बाजार में बेचती है। वो अचार बाजार में बहुत बिकते हैं, जिस वजह से उनका नाम भी प्रसिद्ध होता है और उन्हें पैसे भी मिलते हैं। इस बात से सास बहू बहुत खुश होती है। बहू, तुमने हिम्मत करके अपने जेवर गिरवी रखकर ये कदम उठाया। किस्मत हमारी अच्छी थी तो हमने मुनाफा भी कमाया। इसीलिए माँ जी, मैं चाहती हूँ कुछ और महिलाएं हमारे साथ जुड़ के अचार बनाएं। कुछ बंदोबस्त करके उन सारे अचारों को विदेश भेजना चाहती हूँ। ऐसा ही कुछ परिकल्पना कर रही हूँ। ठीक है बहू। शारदा के कहने के बाद सास बहू मिलके अपने आस पड़ोस की सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ के तरह तरह के अचार बनाने लगती है। इस तरह कहते कहते शारदा अतीत से वर्तमान में आती है। उनकी बातें सुन के कार्तिका और शेखर तालियां बजाने लगते हैं। शारदा और अनामिका एक दूसरे को देखने लगती है। आप लोग सच में महान हैं। इस उम्र में भी सास बहू मिलकर ऐसा अद्भुत काम करके दिखाया। एक दूसरे की बातें मानना, एक दूसरे को इस तरह से सम्मान देना, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम ये कहानी अपने चैनल में दिखाने वाले हैं। हाँ हाँ, दिखाइए। शारदा अपनी कहानी उनके चैनल पे दिखाने की बात पर मंजूरी दे देती है, तो कार्तिका और शेखर भी खुशी खुशी वहाँ से लौट आते हैं।